तरुण जोर जोर से हंसते हुए बोला। तुम कितनी फनी लग रही होगी ना। मैं उस हालत को सोचकर हंस रहा हूँ। ये कहते हुए तरुण को शरारत सूझी। वो अचानक अपनी हंसी रोकते हुए थोड़ा सीरियस टोन में बोला, रवि, तुमसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई हल्दी का थाल गिराकर। रावी रोनी सी आवाज में बोली, हाँ मैं जानती हूँ। अब मैं क्या करूं तरुण, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। तरुण बोला, नहीं रावी, तुम कुछ नहीं जानती इस बारे में। मैंने बड़े बुजुर्गों के मुंह से ऐसा सुना है कि दुल्हन की मेहंदी गिर जाए तो वो बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। रावी तरुण की बात सुनकर सीरियस होकर घबराते हुए बोली, क्या क्या तुम सच कह रहे हो? सच में ऐसा कुछ होता है? ये बोलते हुए उसकी आवाज रोनी जैसी हो गई थी। तरुण और मजे लेते हुए बोला, और पता है, जिसके ऊपर वो हल्दी गिरती है ना, उसी की पहली शादी हो जाती है। मतलब आज मालू की जगह तुम्हारी शादी होगी। रावी बोली, क्या कहा? मेरी शादी? नहीं तरुण, ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर रावी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वहीं तरुण जोर जोर से हंस रहा था। रावी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो हंस क्यों रहा है। तरुण हंसते हुए बोला, ओह माय इनोसेंट स्टूपिड रावी, तुम्हें तो कोई भी अपनी बातों से बुद्धू बना सकता है। मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम इतनी सीरियस हो गई कि थोड़ी देर में मैं कुछ और बोल देता तो पक्का तुम जोर जोर से रोने लगती। रावी तरुण के मजाक से चिढ़ गई। उसने गुस्से में कहा, बाहर में जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी तरुण, पड़े रहो अकेले, कोई जरूरत नहीं है मुझसे बात करने की। रावी गुस्से से उसका फोन काट देती है। वहीं तरुण हंसते हुए हेलो हेलो करते रह जाता है। रावी परेशान होकर उंगलियों को सिर पर घुमाते हुए सोच में पड़ जाती है कि मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ। रावी अफसोस करते हुए अपने मन में कहती है, ये सब उस तरुण की वजह से हुआ है ना। मैं ना उससे बात करने में इतनी मगन होती और ना मेरे हाथों से वो हल्दी की थाल गिरती। अगर माँ को पता चला कि मेरे हाथों से हल्दी गिरी है तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। ओहो रावी, कुछ सोच, नहीं तो मम्मी की अच्छी खासी डांट पड़ जाएगी। ये कहते हुए वो अपने नाखूनों को चबा रही थी। तभी अपने दिमाग में जोर देते हुए वो चुटकी बजाकर कहती है, आइडिया, क्यों ना मैं दुकान से पिसी हुई रेडीमेड हल्दी पाउडर लेकर फिर उसका लेप बनाकर घर लेकर जाऊं। यही एक ऑप्शन रह गया है माँ से डांट खाने से बचने का। रावी जल्दी से अपने काम में लग जा। वो ये सोचती है और मंदिर की सीढ़ियों से हवा की तरह तेजी से उतरकर वहाँ पास की दुकान से हल्दी पाउडर लेकर हल्दी बनाती है। फिर वो तुरंत अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। मुंबई के ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल में एक लड़का, जिसकी उम्र लगभग 24 साल थी, वो बेसुध हालत में गंभीर अवस्था में पड़ा था, जो दिखने में काफी हैंडसम नजर आ रहा था। वो वीआईपी बेड पर ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए बेजान सा पड़ा हुआ था। ईसीजी मशीन की स्क्रीन पर उसकी हार्ट बीट काफी स्लो चल रही थी। इस वक्त उसका खूबसूरत चेहरा दर्द और तकलीफ से पीला पड़ चुका था। ये लड़का कोई आम लड़का नहीं, बल्कि अग्निहोत्री खानदान का लड़का था, जो इस शहर के टॉप 10 रईस फैमिली में आता था, जिसका नाम दानिश अग्निहोत्री था, जिसने हाल ही में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। वहीं उसके आजू बाजू में खड़े हुए डॉक्टर उसको चेक कर रहे थे, जो उसकी पूरी बॉडी को एग्जामिन करते हुए एक दूसरे से बात करके रूम से बाहर आते हैं। बाहर दो लड़के खड़े थे, जो दानिश के चाचा का लड़का नमित अग्निहोत्री और उसका छोटा भाई तविक अग्निहोत्री, जो घर का सबसे छोटा बेटा है। नमित की उम्र 25 साल है, जिसने अभी फिल्म की दुनिया में अपने पैर जमाए हैं, और तविक अग्निहोत्री, जो 18 साल का है, अभी स्कूल की पढ़ाई खत्म करके कॉलेज में पढ़ रहा है। नमित दानिश के बारे में चिंता करते हुए कहता है, डॉक्टर, मेरे भाई की हालत कैसी है? वो ठीक है ना? ये सुनकर डॉक्टर के माथे पर बल पड़ जाते हैं और वो अपनी बात को गंभीरता से कहते हैं, देखिए, उन्होंने पॉइजन लिया है, अभी भी उनकी बॉडी में जहर फैला हुआ है, कुछ कहा नहीं जा सकता। हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ पेशेंट की हालत के बारे में। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर उस जगह पर सन्नाटा छा जाता है। उस सन्नाटे को तोड़ते हुए तविक अपने भाई के कंधों पर हाथ रखते हुए गंभीरता से कहता है, नमित भाई, मामला हाथ से जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है हमें बड़े भाई को फोन करके दानिश भाई के बारे में बता देना चाहिए। बड़े भाई का जिक्र होने से नमित के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। नमित गहरी सांस छोड़ते हुए तविक से कहता है, छोटे, तू जानता है ना, उसे ये बात बताना मतलब सोए हुए राक्षस को जगाकर खुद को बलि पर चढ़ा देना। तविक उसको दिलासा देते हुए कहता है, लेकिन भाई और कोई चारा भी तो नहीं है ना हमारे पास बलि चढ़ने के अलावा। नमित, जो पहले टेंशन में था, तविक के चमकीले दांत देखकर पूरी तरह से चिढ़ गया और उसके सिर पर चपेट मारकर बोला, दांत दिखाना बंद कर छोटे, तुम्हें इस सिचुएशन में हंसी आ रही है? मजाक चल रहा है क्या? तुम दोनों ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, एक तो अकल से कम और दूसरा दिमाग से पैदल। तभी सिर सहलाते हुए तविक मुंह बनाकर तेज आवाज में बोला,
भाई आप मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैंने थोड़ी कहा था दानिश भाई को एक लड़की के लिए सुसाइड कर ले। नमित उसके तेज कहने पर उसके मुंह पर हाथ रखकर धीरे से बोला, अरे मेरे बाप धीरे बोल। अगर किसी ने सुन लिया कि अग्निहोत्री फैमिली के बेटे यहाँ हैं और उनमें से एक बेटे ने सुसाइड करने की कोशिश की है तो हमारी फैमिली की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। और गलती से इस बात की भनक मीडिया को लगी तो हमारे खानदान की नाक कट जाएगी। तब एक नमित के हाथों को हटाते हुए बोला, इसलिए कह रहा हूँ नाक कटने से पहले आप उस नाक को ढक दो। नमित अपने भाई को देखकर अजीब टोन में बोला, हैं? क्या बोला तू? तविक अपनी बात को सुधारते हुए बोला, मेरे कहने का मतलब है किसी को खबर लगने से पहले हमारे डेविड भाई को फोन करके दानिश भाई की हालत के बारे में बता दीजिए ताकि हमारे भाई हमारे खानदान की नाक और इज्जत दोनों कटने से बचा लें। क्योंकि गलती से उनको किसी और से पता चला ना तो वो यहाँ आकर हम दोनों को खड़े खड़े ही नरक के दर्शन करवा देंगे। ये सुनते ही नमित को लगा जैसे किसी ने उसके रीढ़ की हड्डी पर थोड़ा पानी डाल दिया। उसके माथे पर पसीना आने लगा। हालांकि उसका बड़ा भाई जरूर डेविल था लेकिन अपने तीनों भाइयों से बहुत प्यार करता था, इतना कि उनको एक भी खरोंच आ जाए तो वो जमीन में छेद कर दे। अगर दानिश के बारे में उसको बता दिया तो उनका जो अंजाम होगा उसके बारे में सोचकर ही डर से उसके हाथ पैर कांप रहे थे क्योंकि उनका भाई थोड़ा बहुत उस पर गुस्सा जरूर करेगा। नमित कुछ देर सोचकर तविक की तरफ लाचार नजरों से देखने लगा जैसे उसको कह रहा हो कि तू ही फोन करके भाई को बता दे दानिश की कंडीशन के बारे में। वहीं अपने भाई की नजरों का इशारा समझकर तविक झट से पीछे होकर अपने दोनों हाथों को ऊपर करके नामे सिर हिलाकर बोला, नहीं नहीं भाई सोचना ही मत, मुझसे नहीं होगा। मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए कि इसमें आपकी मैं मदद करूंगा। मैं नहीं जाऊंगा शेर के मुंह में हाथ डालने के लिए। आप मुझसे बड़े हो, आप ही देख लीजिए क्या करना है। तविक छोटे बच्चे की तरह हाथ बांधकर बैठ गया। वहीं टेंशन के मारे नमित अपना नाखून चबाते हुए खुद से ही बोला, कैसे बात करूं बड़े भाई से? आखिर दानिश के बारे में कैसे कहूं और किस मुंह से कहूं कि उसने आपकी गैर मौजूदगी में सुसाइड किया है और मैं उसे रोक भी नहीं सका। तविक अपने भाई को यूं नाखून चबाते देखकर बोला, छी भाई, क्या आप बच्चों की तरह नाखून खा रहे हो और फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो? जल्दी से फोन करो और बड़े भाई को बता दो। उसकी बात सुनकर नमित उसको खा जाने वाली नजरों से देख रहा था और उसके पास जाकर बोला, मुंह बंद कर अपना। मेरी मदद करने के बजाय मुझे ऑर्डर दे रहा है तू? अगर तुझे लग रहा है मैं फालतू टाइम पास कर रहा हूँ तो एक काम कर, तू ही भाई को फोन करके बता दे दानिश की कंडीशन के बारे में। ये बोलकर नमित उसके हाथ में फोन देते हुए बोला, तुझे इतना आसान काम लग रहा है ना तो ले फोन और कॉल करके सब बता दे भाई को। तविक उसके रिएक्शन पर अपने दांत दिखाते हुए बोला, भाई मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो इतनी जल्दी सीरियस हो गए मेरी बातों पर। एक बार ये दानिश भाई उड़ जाएं, फिर मैं उनको बताता हूँ। एक मामूली सी लड़की के खातिर अपनी जिंदगी के साथ साथ अपने भाई की जिंदगी दांव पर लगा देना कहाँ की समझदारी है? और वो भी उस लड़की के लिए जिसकी कल शादी है और वो किसी और से होने वाली है। नमित उसको देखकर हामी भरते हुए बोला, वो तो प्यार में निकम्मा हो गया है, यहाँ हमारी जान हलक में डालकर खुद बेड पर सुकून से लेटा है। बेवकूफ इंसान कहेगा। होश में आ जाए एक बार, फिर 2 थप्पड़ लगाऊंगा उसे मैं तो सारा प्यार का भूत उतर जाएगा उसका। ये सब बड़े भाई की वजह से हो रहा है। उन्होंने तुम्हें और दानिश को काफी सिर पर चढ़ा कर रखा है, इसलिए उसकी हिम्मत काफी बढ़ गई है। उसकी बातों पर तविक मुंह बनाकर बोला, भाई आप दानिश भाई की गलती में मुझे मत बीच में कीजिए, मैं काफी समझदार बच्चा हूँ। तभी डॉक्टर उनकी तरफ आते हैं। नमित उन्हें देखकर बोला, मेरे भाई की कंडीशन अब कैसी है डॉक्टर, क्या मैं उसे मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा, अभी नहीं मिस्टर अग्निहोत्री, हमने उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। हमने उन्हें इंजेक्शन दिया है पर फिर भी उनकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है। मैं और मेरी टीम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन अगले 24 घंटे में उनको होश नहीं आया तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अब भगवान की दुआ ही शायद उन्हें बचा सकती है। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर की ये बात सुनकर नमित के चेहरे के भाव गंभीर हो जाते हैं। वहीं तविक जो काफी सॉफ्ट नेचर का था उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तविक नमित के सीने लगकर रोते हुए कहता है, भाई मुझे डर लग रहा है, अगर दानिश भाई को कुछ हुआ तो। नमित तविक के सिर को सहलाकर उसे शांत करते हुए बोला, रो मत छोटे, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, तू टेंशन मत ले। मैं भाई को फोन करके दानिश की हालत के बारे में बता देता हूँ। नमित उससे अलग होकर गहरी सांस छोड़ते हुए अपनी जेब से फोन निकालकर मन में भगवान का नाम लेते हुए अपने डेविड भाई के नंबर पर कॉल करता है। नमित कानों पर फोन लगाए रिंग की आवाज सुन रहा था। जैसे जैसे रिंग जा रही थी वैसे वैसे डर से उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। आखिरकार लास्ट रिंग तक कॉल रिसीव नहीं हुआ। तब जाकर उसने कानों से फोन हटाकर सांस छोड़ते हुए कहा, भाई फोन नहीं उठा रहा है, शायद मीटिंग में है। तभी अपने भाई को ज्यादा परेशान होते देखकर उसे एक सुझाव देते हुए बोला, भाई एक काम करो, आप बड़े भाई को मैसेज टाइप करके भेज दो ताकि कुछ वक्त के लिए उनके गुस्से का सामना हमें न करना पड़े। उसका आइडिया सुनकर नमित की आंखों में चमक और होंठों पर मुस्कान आ जाती है। वो उसके कंधों को थपथपाते हुए बोला, वाह छोटे, कमाल कर दिया तूने तो।
तेरा दिमाग तो बहुत तेज चलता है।